नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है कैलकटा की, जहाँ नौकरी के सिलसिले में समर नाम का एक लड़का पहुँचा था। उसकी नौकरी कैलकटा में तय हो चुकी थी। वो काफ़ी समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में लगा हुआ था, लेकिन हर जगह से उसके हाथ में नाकामी ही लग रही थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कलकत्ता में उसका एक बहुत पुराना दोस्त रहा करता था, जिसके माध्यम से उसे ये जॉब मिली थी। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसे रहने के लिए एक अलग घर देखना पड़ा। उसके दोस्त ने घर का इंतज़ाम भी पहले से ही कर रखा था और घर पर ले जाकर बातचीत सब कुछ करा दी गई। और अब समर को अपने ऑफिस में जाकर एक फाइनल इंटरव्यू देकर ऑफर लेटर लेना ही सिर्फ बाकी रह गया था। समर अपना घर देखने के बाद सामान वगैरह रखकर फ्रेश होकर इंटरव्यू देने के लिए चला गया। वहाँ पर उसकी नौकरी फिक्स हो गई। आज उसके हाथ में उसके सपनों का वो कागज था, जिससे कि वो अपने परिवार की बहुत मदद कर सकता था। वो काफ़ी खुश था और वो वहाँ से ऑफ़र लेटर लेकर अपने दोस्त के पास पहुँच गया, उसे अपना ऑफ़र लेटर दिखाने के लिए। उसने अपने दोस्त के साथ बैठकर खाना खाया और रात को अपने कमरे पर सोने के लिए चला गया। उसका वो कमरा कलकत्ता के काफ़ी सारे पुराने घरों की तरह ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ही था, जिसकी दीवारों पर काफ़ी समय से रंगाई पुताई नहीं करवाई गई थी। उस वजह से दीवारों में सीलन सी पड़ने लगी थी। कमरे में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। सुबह में जब वो सामान रखने के लिए कमरे में आया था, तब भी वो बदबू कमरे में वैसी ही थी, लेकिन अभी रात के वक्त वो बदबू बहुत ज़्यादा उस कमरे में आ रही थी। वो इतनी ज़्यादा थी कि उस कमरे में सोना काफ़ी मुश्किल था। फिर भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कमरे में आ गया। और कमरे में आते ही उसने अपने घर वालों को फ़ोन लगाकर ये खुशखबरी दे दी। घर वाले भी काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि अब उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होने वाला था। और अब वो सोने के लिए चला गया। 2 दिनों तक ना तो समर अपने काम पर गया और ना ही उसकी कोई खोज खबर उसके दोस्त को थी और ना ही उसके ऑफिस वालों को। ऑफिस वालों के पास उसके कांटेक्ट नंबर में उसके दोस्त का ही नंबर था। उन्होंने उस दोस्त को कॉल करके समर के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन दोस्त ने यही बताया कि वो 2 दिनों से समर से मिला नहीं है, और अगर ऐसा है कि वो ऑफिस नहीं आ रहा है तो वो पता करके बताएगा। समर अपना काम ख़त्म करके शाम में समर के कमरे पर पहुंच गया। कमरे के अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी और दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था। दरवाजे पर कई बार दस्तक देने के बाद भी ना तो समर का अंदर से कोई जवाब आया और ना ही समर ने दरवाज़ा खोला। अब थक हार कर उसके दोस्त ने पहले तो नीचे रह रहे ओनर को फ़ोन करके ऊपर बुलाया। उसने भी दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच गई थी और उन सब ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ते ही अंदर का नज़ारा देखकर समर के दोस्त के पैर के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि सामने समर की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश चालू कर दी। समर के बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम और सारी जांच से यही पता चला कि समर ने शायद सुसाइड किया है, लेकिन समर के दोस्त को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और ये तफ्तीश अब ठंडी पड़ चुकी थी। केस बंद कर दिया गया था सुसाइड का नाम देकर। देखते ही देखते
कुछ महीने बीत चुके थे। अब लगभग समर के गए हुए 6 महीने निकल जाने के बाद समर के दोस्त को अक्सर ये खबर पढ़ने में आती थी कि समर के कमरे में जो कोई भी रहने के लिए आता, हर किसी की मृत्यु हो जाती थी और हर किसी की मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ सुसाइड ही बताया जाता था। ये खबर समर के दोस्त के लिए काफ़ी अजीब थी। उसको अब ये बात कहीं ना कहीं खटकना शुरू हो चुकी थी। आखिरकार उसने ये तय किया कि वो जाकर समर के ओनर से बात करेगा, लेकिन ओनर ना तो कोई बात सुनने को तैयार था और ना ही किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार था। यही बात समर ने पुलिस वालों को भी बताई, लेकिन पुलिस वालों के लिए भी ये बात मानना काफ़ी मुश्किल था। हाँ, लोग मर तो रहे थे, लेकिन सबके मरने का कारण कहीं से भी कुछ भी तफ्तीश करने पर पता नहीं चलता था और कमरा अंदर से बंद होने के बाद अगर किसी की मृत्यु इस प्रकार से होती है, जैसे हाथ के नस काटना, खुद को फांसी लगाना, जहर खा लेना, तो ये सारी चीज़ें कहीं से भी किसी और बात पर इशारा नहीं कर रही थी। इसलिए पुलिस ने भी समर के दोस्त की बात बिल्कुल नहीं मानी और अनदेखी कर दी। लेकिन समर का दोस्त सौरभ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि ये कोई आम मृत्यु वाले केसेस हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या की बात है। अब सौरभ को ये बातें जाननी थी कि आखिर अगर लोग मर रहे हैं सुसाइड भी करके, तो ऐसा उस कमरे में क्या है जिसके वजह से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। उसकी 1000 कोशिश के बाद भी ओनर उस रूम को रेंट पर देने से बाज नहीं आ रहा था और ऐसे ही देखते देखते 2 महीने और निकल गए और इन 2 महीनों में 2 लोगों की और मृत्यु हो चुकी थी। सौरभ काफ़ी पूजा पाठ करने वाला और काली माँ का भक्त था। उसने अब ये तय किया कि ये जो भी है काफ़ी गलत है, इसलिए उसे उस कमरे में खुद जाकर रहकर देखना पड़ेगा कि उस कमरे में ऐसा है क्या जिसके वजह से लोग इस तरह से मरते जा रहे हैं। और उसने जाकर ओनर से बात की। ओनर भी तुरंत मान गया। उसके वहाँ रहने पर उसे कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सिर्फ पैसे से मतलब था और सौरभ ने सारे पैसे एडवांस में दिए, रेंट भी और डिपॉजिट भी। सौरभ उस कमरे में अपना सामान रखने के लिए आ गया। आज भी उस कमरे की हालत वैसी ही थी। दीवारों पर सीलन लगी हुई थी और कमरे में अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने आते के साथ अपनी माँ काली का फोटो वहाँ पर स्थापित किया और जो भी साफ सफाई करनी थी वो साफ सफाई करने के बाद उसने ये सोचा कि वो खुद ही दीवारों की रंगाई पुताई कर लेगा, जिससे कमरे की हालत थोड़ी ठीक हो जाए। माँ की पूजा करने के बाद उसने कमरे में धूप जला दिया, लेकिन उस धूप के भी खुशबू का कुछ ज़्यादा देर तक असर उस कमरे में नहीं रहा। अब सौरभ को भी उस कमरे में रहने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। उसका दम घुट रहा था। इसलिए सौरभ ने सोचा आज रात वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक जाएगा और कल कमरे की रंगाई पुताई करने के बाद ही वो उस कमरे में आकर रहना शुरू करेगा। आज की रात सौरभ ने अपने एक दोस्त के यहाँ रुककर निकाल ली और वो अगले दिन जब किसी रंगाई पुताई करने वाले को अपने साथ लेकर उस कमरे में आया तो उस कमरे की हालत पहले से ज़्यादा बुरी थी। माँ काली की फ़ोटो नीचे गिरी हुई थी, उसका कांच टूट चुका था। उसने वो फ़ोटो उठाकर फ्रेम करने वाले को वापस ले जाकर दे दिया और उस कमरे की रंगाई पुताई करवाने लगा। रंगाई पुताई करवाने के बाद कमरे का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। कमरा अब काफ़ी अच्छा लग रहा था और एक ही सिंगल कमरा होने की वजह से
काम जल्दी ही खत्म भी हो गया। उसने कमरे की अच्छे से अब साफ सफाई भी कर ली और शाम में जाकर वो माता रानी की फोटो लेकर आ गया। उसने वहाँ पर उस फोटो की स्थापना कर दी और नहा धोकर पूजा प्रार्थना करने के बाद अब कमरे में किसी तरह की बदबू आ रही थी, लेकिन काफ़ी कम थी। अब वो इस कमरे में सो सकता था। आज की रात सौरभ की उस कमरे में पहली रात थी। रात में उसने माता का ध्यान किया, जैसा कि वो हमेशा किया करता था, और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी आंख भी लग गई, लेकिन उसे कमरे में लोगों की बातें करने की और हंसने की, खुसफुसाने की अजीब अजीब सी आवाज़ें बहुत तेज़ तेज़ आने लगी, जो सुनकर उसकी आंख तुरंत खुल गई। जब उसने उठकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन कमरे का पूरा नज़ारा बदल चुका था। दीवारों पर फिर से वही सीलन, वही सड़न, वही बदबू, सब कुछ आ चुकी थी। उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आज ही तो उसने दीवारों पर रंगाई पुताई कराई थी, तुरंत दीवारों का हाल इतना बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन किसी भी ऐसी अदृश्य शक्ति का आपके आसपास होना, दीवारों पर ये सीलन, बदबू, ये आम बात है। यही उसके कमरे में भी हो रहा था, लेकिन अभी तक उसे इन बातों का एहसास नहीं हुआ था। उसे सुबह उठकर ऑफिस जाना था, इसलिए वो सोने की फिर से कोशिश करने लगा। उसे नींद अब नहीं आ रही थी, क्योंकि कमरे में बदबू काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसने फिर भी सोने की जब कोशिश करना शुरू ही किया था, अचानक उसका बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और उसने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ 4-5 अजीब से काले साए उसके बेड को कस कर पकड़े हुए थे, जो उसके बेड को हवा में उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसके देखते ही देखते उसका बेड हवा में तैर रहा था और वो साए उसके बेड को लेकर उस कमरे में गोल गोल घूम रहे थे। उसे काफ़ी डर लगने लगा। उसने माता रानी का ध्यान करना शुरू किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका बेड ज़मीन पर रख दिया गया और वहाँ से जो भी काले साए या आकृतियाँ नज़र आ रही थी, वो एक एक करके गायब होने लगी। लेकिन उसे वो आवाज़ें अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने जैसे तैसे अपनी पूरी रात निकाली और अगले सुबह ही वो अपने गुरुजी के पास वहाँ पहुँच गया। वहाँ उन्होंने सारी बातें बता दी। गुरुजी ने कहा, ऐसे कमरे में तुम क्या सोचकर रहने के लिए चले गए? सौरभ ने कहा, क्योंकि उस वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी और मुझे पता है मुझ पर माता की कृपा है, तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। फिर गुरुजी ने समझाया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे जगह पर जहाँ इतने सारे लोगों की मृत्यु, ऐसे अकाल मृत्यु हुई होती है, उस जगह पर बहुत सारी अतृप्त आत्माएं होती हैं और ऐसे जगह पर तुम सामान्य पूजा पाठ करने वाले सिर्फ थोड़े समय के लिए खुद की रक्षा कर सकते हो। वो आत्माएं कभी भी तुम पर हमला करके तुम्हारी मृत्यु संभव करा सकते हैं। फिर सौरभ ने कहा, गुरुजी मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप वहाँ पर चलकर मेरे साथ इन चीज़ों का उपाय कर सकते हैं और मैंने इन चीज़ों को रोकने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उस ओनर को भी मना किया, पुलिस वालों को भी समझाया, लेकिन कोई भी मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। और तो और वो ओनर उस घर को रेंट पर देने से बाज भी नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने ये रिस्क उठाने का सोचा और अब आप मेरे साथ चलिए, चलकर उस घर पर जो भी संकट है उसको दूर करिए, ताकि वहाँ पर अब लोगों की मृत्यु होना बंद हो जाए। गुरुजी ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारे साथ आज रात को ही वहाँ चलूँगा और मैं देखता हूँ कि वहाँ कितने आत्माओं की मुक्ति कराई जा सकती है, ताकि उस जगह को फिर से शुद्ध कर दिया जाए। सौरभ अब गुरुजी से मिलने के बाद अपने काम पर चला गया। शाम में ऑफिस से लौटते वक्त वो गुरुजी के पास दोबारा पहुंचा और उसने गुरुजी को अपने साथ चलने के लिए कहा। गुरुजी भी पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी। जब वो सौरभ के साथ उस कमरे में पहुंचे, वहां पहुंचते ही उन्हें उन सारी अतृप्त आत्माओं का आभास होने लगा। गुरुजी को समझते देर नहीं लगी कि वहाँ पर एक नहीं अनगिनत अतृप्त आत्माओं का वास है, जिसके वजह से इस घर के शुद्धिकरण में काफ़ी वक्त लग सकता है। गुरुजी ने सौरभ से कहा, यहाँ पर जितनी आत्माएं हैं इन सब की मुक्ति कराने में काफ़ी वक्त जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने वाला हूँ। सौरभ ने खुशी खुशी गुरुजी को वहाँ रहने के लिए कहा और अब गुरुजी वहाँ रोज की पूजा जिस तरह से करनी चाहिए वो पूजाएं करने के अलावा काफ़ी सारे हवन और अलग अलग तरह की क्रियाएं करने लगे। धीरे धीरे करके उन आत्माओं ने गुरुजी को भी नुकसान पहुंचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन गुरुजी को नुकसान पहुंचाने की उन आत्माओं की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो साक्षात माँ दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के सेवक थे और उनके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ उन्होंने काफ़ी सालों की सिद्धियों और तपस्या से अर्जित की थी। और उन्होंने वहाँ पर रहने के लिए सौरभ को भी एक सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया था, जिससे कि वो आत्माएं चाह कर भी ना तो सौरभ को कोई नुकसान पहुंचा पा रही थी और ना ही गुरुजी को। एक दिन की पूजा के बाद सौरभ के मन में अब ये जानने की उत्सुकता भी थी कि आखिर ऐसा इस घर में क्या हुआ था जिसके वजह से इस घर में ऐसे मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुजी ने सौरभ की इस उत्सुकता को दूर करते हुए ये बताया कि इस घर में सालों पहले जो एक लड़का रहा करता था, उस लड़के ने कई सालों तक नौकरी के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिली। वो काफ़ी गरीब घर से था, जिस वजह से उसके ऊपर उसकी बहन की शादी की जिम्मेदारी और अपने माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी थी। घर वालों का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो लड़का इस मेहनत और स्ट्रगल से इतना थक चुका था कि उसने इसी कमरे के अंदर अपनी जान ले ली थी। इस वजह से इस कमरे में जो भी व्यक्ति आता था और अगर उसे जॉब मिल जाती थी तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित थी। वैसे तो आत्माएं मरने के बाद किसी एक वजह से किसी की जान नहीं लेते, वो अगर लोगों की जान लेना शुरू कर देते हैं तो ये उनकी आदत बन जाती है, क्योंकि इन चीज़ों से उनकी खुद की शक्तियाँ बढ़ती हैं। ऐसे ही उसने इस कमरे में जितने लोगों को मारा है वो सारे लोग आज उसके साथ हैं। उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस वजह से यहाँ सारी आत्माओं को मुक्त कराकर उस लड़के की आत्मा को मुक्त करने में थोड़ा समय लगेगा। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल चुका था और उस कमरे की लगभग सारी आत्माओं की मुक्ति हो चुकी थी, जिसमें से एक आत्मा समर की भी थी। समर की आत्मा को मुक्त करने के बाद गुरुजी ने ये बात खुद सौरभ को बताई थी कि समर की आत्मा भी उस लड़के की आत्मा के साथ कैद हो चुकी थी, जिसको अब उन्होंने मुक्त करा दिया है। और इतने दिनों की हवन और पूजा पाठ के बाद आखिरकार उस लड़के की अतृप्त आत्मा को भी गुरुजी ने मुक्ति दिला दी। ये सब कुछ खत्म होने के बाद गुरुजी वहाँ से चले गए और सौरभ कम से कम उस घर में 5 सालों तक
रहा, लेकिन उसे कभी भी ऐसी कोई भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। सौरभ के उस घर को छोड़ देने के बाद उस घर में और भी कई सारे लोग आए और गए, लेकिन कभी भी किसी के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहते हैं। आप प्लीज़ हमेशा ऐसे ही कमेंट करके मुझे अपने फीडबैक्स दिया कीजिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं पर्सनली आपके उन कमेंट्स और फीडबैक्स का रिप्लाई करती हूँ। आप सब से हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।